हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट 10 का वीडियो नंबर 27। तो बेटे ये 10वीं यूनिट का 27वां वीडियो है और इससे पहले 26 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 10 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है एस ब्लॉक तत्व के NCERT का अभ्यास। तो एस ब्लॉक तत्व वाला जो यूनिट है उसकी NCERT की एक्सरसाइज हमें स्टार्ट करनी है और ये NCERT अभ्यास का भाग नंबर 1 है। ठीक है, तो आप अपनी NCERT की बुक निकाल लो और एस ब्लॉक तत्व वाले यूनिट के एक्सरसाइज निकाल लो आप। ठीक है, यदि आपके पास NCERT की बुक है, और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन भी लिखाता चलूँगा साथ साथ। देखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। एस ब्लॉक तत्व की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है क्षार धातुओं के सामान्य भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या हैं। क्षार धातु फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं ना। क्षार धातुओं के सामान्य भौतिक तथा रासायनिक गुण। भौतिक तथा रासायनिक गुण, भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या हैं। क्षार धातुओं के सामान्य भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं कि क्षार धातुएं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, इनके भौतिक और रासायनिक गुण मैंने आपको पढ़ा रखे हैं बहुत अच्छे तरीके से, आपके याद होगा और आपके नोट्स में भी लिखे हुए होंगे। तो ये क्वेश्चन तो मैंने पहले ही आपको करा दिया है, और यदि आपने नहीं कराया तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो वीडियो नंबर 2, 3 और 4 है, देखो यहाँ लिख देता हूँ, क्लास 11th का यूनिट नंबर 10 ही तो है। यूनिट नंबर 10 का वीडियो नंबर 2, 3, 4। ठीक है, इसमें तो भौतिक गुण है सारे वीडियो नंबर 2 में क्षार धातुओं के, और 3 और 4 में क्या है, रासायनिक गुण। यहाँ से आप देख लेना, आपको क्षार धातुओं के भौतिक गुण भी मिल जाएंगे सारे और रासायनिक गुण भी। मैंने तो पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है बहुत अच्छे तरीके से। आप लगभग 3 या 4 भौतिक गुण और 3 या 4 रासायनिक गुण याद कर लेना, 3 या 4 जो आपको अच्छे लगते हैं। वैसे सीखने हैं सारे ही, समझने हैं सारे गुण। कभी ध्यान सिर्फ इतने पे ही रखो कि 2-3 ही सर ने कहा था, 3-4 ही करने के लिए। समझ में तो सारे आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। ये तो एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह है। तो आप लगभग 3 भौतिक गुण, 3 या 4 भौतिक गुण, 3 या 4 रासायनिक गुण याद कर लेना जरूर उनमें से। वैसे आपने लिख रखे हैं सारे, मैंने समझा रखे हैं, एक एक गुण समझा रखा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलो पहला क्वेश्चन तो कर ही रखा है हमने पहले से ही। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्षारीय मृदा धातुओं के सामान्य अभिलक्षण। अब आई क्षारीय मृदा धातु, सेकंड ग्रुप। क्षारीय मृदा धातुओं के सामान्य अभिलक्षण। अभिलक्षण का मतलब गुण ही होता है, बस और कुछ नहीं। सामान्य अभिलक्षण एवं गुणों में आवर्तीता की विवेचना कीजिए। एवं गुणों में आवर्तीता
भाई आवर्तित गुण, आवर्ती गुण तो पढ़ा रखे हैं ना मैंने, सब में परिवर्तन बता रखा है, वर्ग में कैसे होता है। गुणों में आवर्तिता की विवेचना कीजिए, तो हमें विवेचना करनी है, ठीक है भाई। तो अब मैं बताता हूं कि फिर आप कहोगे देखो क्षारीय मृदा धातुएं सेकंड ग्रुप, इनके भौतिक गुण रासायनिक गुण सारे पढ़ा रखे हैं। आवर्ती गुण जो हम पढ़ते हैं वो भौतिक गुणों में भी होते हैं, आवर्ती गुण और रासायनिक गुणों में भी होते हैं। आवर्ती माने बदलाव, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कैसे परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, उन्हें कहते हैं आवर्तीता, ठीक है। आवर्तीता का मतलब वर्ग में किस प्रकार परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो आपको यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक काम करना, क्लास 11th का जो यूनिट नंबर 10 है हमारा, ये यूनिट नंबर 10 ही तो है, इसके मैं आपको वीडियो बताता हूँ कौन कौन से देखने हैं। इन वीडियोस में आपको मिल जाएगा वीडियो नंबर 15, 16, 17, वीडियो नंबर 15, 16 और 17, इन तीनों वीडियोस में हमने क्षारीय मृदा धातुओं के लक्षण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और आवर्ती गुणों का ही अध्ययन किया है, ठीक है। चलो ये तो दोनों हो गए क्वेश्चन, पहले से ही करा रखे मैंने। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है, क्षार धातुएं प्रकृति में क्यों नहीं पाई जाती हैं। ये अच्छा क्वेश्चन, वैसे अच्छे तो ऊपर वाले भी थे दोनों। क्षार धातुएं प्रकृति में क्यों नहीं पाई जाती हैं। अब ये क्वेश्चन कुछ बच्चों के हजम नहीं हो रहा होगा। ये क्षार धातुएं सर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, LiNaKRbCsFr, ये प्रकृति में ही तो पाई जाती हैं, कोई इन्हें स्वर्ग से या पाताल से या कहीं और से लेके आते हैं, हम प्रकृति में ही हैं। देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि क्षार धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र रूप में क्यों नहीं पाई जाती हैं, या स्वतंत्र अवस्था में या मुक्त अवस्था में क्यों नहीं पाई जाती हैं, ये होना चाहिए था क्वेश्चन। इसका कारण पता क्या है, मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था कि क्षार धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र रूप में या मुक्त अवस्था में क्यों नहीं पाई जाती हैं। इसका कारण है क्योंकि क्षार धातुएं बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं, और क्षार धातुएं ज़्यादा क्रियाशील हैं तो किसी ना किसी से क्रिया करे हुए ही मिलेंगी, मुक्त अवस्था में मिल ही नहीं सकती हैं। जो ज़्यादा क्रियाशील होगा वो मुक्त अवस्था में या स्वतंत्र अवस्था में थोड़ा ही मिलेगा, चाहे मैं गली के लड़के ही क्यों ना हो। आपके गली के, मोहल्ले के, कॉलोनी के या गांव के जो लड़के जो सड़कों पे खड़े रहते हैं ना, वे लड़के स्वतंत्र अवस्था में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि वे बहुत कम क्रियाशील हैं, वे काम नहीं करते हैं, कुछ ना पढ़ाई करते हैं ना कुछ काम करते हैं, इसलिए हर समय सड़क पे ही आपको दिखाई देंगे। वे चौराहे पे खड़े रहेंगे या कहीं भी, कोई भी आदमी जो खाली होगा वही मुक्त अवस्था में या स्वतंत्र अवस्था में मिलेगा। और यहाँ हमारी जो क्षार धातुएं हैं ये मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। इसका कारण यही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ज़्यादा क्रियाशील क्यों हैं ये। ज़्यादा क्रियाशील इसलिए हैं क्योंकि धातु की क्रियाशीलता निर्भर करती है कि कोई धातु कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ती है। और जो क्षार धातुएं हैं फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, इनका साइज बड़ा है। फर्स्ट ग्रुप को सबसे बाईं तरफ रख रखा है ना आवर्त सारणी में, इनका साइज बड़ा है, और साइज बड़ा है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर है, इसलिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ कमजोर है बहुत, क्योंकि दूरी ज़्यादा है, नाभिकीय आकर्षण कम होगा, और नाभिकीय आकर्षण कम है तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे आप कहते हो आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी या आयनन एनर्जी। तो इनका आयनन विभव बहुत कम है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। इसके अलावा आप एक कारण और बता सकते हो, एक कारण आप बता सकते हो कि जो क्षार धातुएं हैं इनका इलेक्ट्रॉन विभव बहुत कम है। विद्युत रासायनिक श्रेणी जब चेक करोगे तो आपको ऊपर नजर आएंगी क्षार धातुएं, यानी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट। तो इनका इलेक्ट्रॉन विभव कम है, इसलिए भी तो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि क्षार धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में इसलिए नहीं पाई जाती हैं
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा क्रियाशील। तो आप लिख सकते हो क्षार धातुएं, सीधा उत्तर लिखो, इतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिखते, चलो सीधा उत्तर लिखो। ये पर लिखना पड़ेगा यार, एक बात लिखनी पड़ेगी। ये प्रकृति में ये लिखना पड़ेगा मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में, इसलिए, ये इसलिए का ही तो निशान है, इसलिए नहीं पाई जाती हैं, इसलिए नहीं पाई जाती हैं, इसलिए नहीं पाई जाती हैं क्योंकि ये बहुत अधिक, क्योंकि ये बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं, बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं। ठीक है, अब बहुत अधिक क्रियाशील क्यों होती हैं, इसके भी कारण हैं। यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्योंकि आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कह दो या आयनन ऊर्जा कह दो, आयनन विभव बहुत कम, आयनन विभव बहुत कम व ई नॉट क्या होता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव भी कह सकते हो, भी कम। ये दो कारण बता दिए मैंने ज़्यादा क्रियाशीलता के। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर होती है वो तो ज़्यादा क्रियाशील होती है, इस बात को तो मानते हो आप, और इनका ई नॉट कम है तो ये ऊपर ही तो रखी हुई होंगी। ठीक है, तो इसलिए प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में या मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा, आप फिर अगला क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? तो ये हुआ है हमारे एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हो गए। पहला और दूसरा क्वेश्चन तो हमने पहले से ही डिस्कस कर रखा था, हालांकि डिस्कशन तो इस क्वेश्चन का भी हुआ होगा ज़रूर जब हम चैप्टर को स्टडी कर रहे थे। पर आपको ध्यान रखना है कि क्षार धातुएं ज़्यादा क्रियाशील हैं, और ज़्यादा क्रियाशील हैं तो मुक्त अवस्था में तो मिलने के चांस इनके होंगे नहीं, बिल्कुल, ये बात तो पक्की है। मुक्त अवस्था में कहाँ से मिल जाएगी कोई धातु जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होगी? वो तो किसी ना किसी से क्रिया करे हुए संयुक्त अवस्था में ही मिलेगी। संयुक्त अवस्था कह दो या यौगिक अवस्था कह दो, एक ही बात है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। Na2O2 में Na की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कीजिए। Na2O2 है सोडियम परऑक्साइड में Na की ऑक्सीकरण संख्या को ऑक्सीडेशन नंबर कह दूं, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना जरा। यहां से कर रहे, चलो इसे सॉल्व। Na2O2 सोडियम परऑक्साइड, तो आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले भी सिखा रखा है कि जो परऑक्साइड होते हैं ना, परऑक्साइड में एक खासियत ये होती है कि परऑक्साइड में O की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर परऑक्साइड में होता है -1। परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। तो आप इसे तो मान लो x और इसे मान लो -1, तो दो तो हैं सोडियम x वाले और दो हैं ऑक्सीजन -1 वाले, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x प्लस माइनस माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। माइनस के 2 उधर जाके हो जाएंगे प्लस के 2, 2x बराबर प्लस के 2 हो गए और 2 एकम 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? +1।
तो यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +1। कल भी हमने उदाहरण में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें भी सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा था और कितना आया था, +1। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। के की तुलना में सोडियम कम अभिक्रियाशील क्यों है? के माने पोटेशियम, पोटेशियम की तुलना में सोडियम कम अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील कह दो या क्रियाशील कह दो, एक ही बात है, कम क्रियाशील क्यों है? अभी बताता हूँ क्यों है कम क्रियाशील, वैसे तो आपको पता ही है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं। चलो फर्स्ट ग्रुप में आते हैं Li, Na, K, Rb, Cs और Fr, ये हैं। हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि सोडियम और पोटेशियम, इसमें कह रहे हैं कि सोडियम कम क्रियाशील है। आप वहाँ देखो सोडियम और पोटेशियम में सोडियम ऊपर है या पोटेशियम है ऊपर? ऊपर कौन है? सोडियम, यानी इसके पास कक्षाएं कम है, इसके पास ज़्यादा है। और सोडियम का साइज छोटा है, पोटेशियम का ज़्यादा है। सोडियम का साइज छोटा है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज़्यादा पास होगा, और पोटेशियम का साइज बड़ा है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर होगा। तो इनमें से किसका आयनन विभव कम होगा? इसका, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान है। और इसका आयनन विभव कम है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और सोडियम थोड़ा मुश्किल से छोड़ेगा। इसलिए हम कहेंगे कि भाई के की तुलना में सोडियम का आकार छोटा है और आयनन विभव अधिक है। आयनन विभव इसका ज़्यादा है इसके मुकाबले। जिसका ज़्यादा आयनन विभव है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, और ज़्यादा ऊर्जा चाहिए तो क्रियाशीलता इसकी कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा और इसका मुश्किल से निकलेगा। निकलेंगे तो दोनों की आसानी से। पर जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ना, तो इन दोनों में से आयनन विभव इसका कम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो आप पूछा गया है कि पोटेशियम की तुलना में सोडियम कम क्रियाशील क्यों है, तो हम लिखेंगे क्योंकि पोटेशियम की तुलना में सोडियम का आकार छोटा है। लिखते हैं चूंकि पोटेशियम की तुलना में सोडियम का आकार छोटा, सोडियम का आकार छोटा, वह आकार छोटा है, वह आयनन विभव कह दो या आयनन ऊर्जा कह दो या आयनन एंथैल्पी, एक ही बात है, वह आयनन विभव क्या है? अधिक है। बेटे जब आकार छोटा है ना तो आयनन विभव तो अधिक होगा ही, और यदि आयनन विभव अधिक होगा तो क्रियाशीलता तो कम होगी ही, सीधी बात है। ये सब धातुएं हैं और धातु की क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी पर डिपेंड करती है। जो धातु जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा वो धातु उतना ज़्यादा क्रियाशील होगा और उतना ही प्रबल अपचायक होगा। क्लियर बात? तो इनमें से आसानी से कौन छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन, सोडियम या पोटेशियम? दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो पोटेशियम छोड़ेगा आसानी से इलेक्ट्रॉन, और ये आसानी से छोड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका आयनन विभव कम है और इसका ज़्यादा है। तो जिसका साइज जितना बड़ा उसका आयनन विभव उतना कम, और जिसका साइज जितना छोटा उसका आयनन विभव उतना ज़्यादा है। उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ बात सीधी है कि आयनन विभव सोडियम का क्या है? अधिक है, इसलिए सोडियम कम क्रियाशील है। ठीक है, अच्छा एक बात और भी है, देखो एक जवाब आप और भी दे सकते हो। एक जवाब आप दे सकते हो विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर। यदि विद्युत रासायनिक श्रेणी को आप देखोगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपको पता चलेगा कि पोटेशियम ऊपर रखा हुआ है और नीचे को कहीं को सोडियम मिलेगा, आपको पोटेशियम से नीचे मिलेगा सोडियम। इसका मतलब सोडियम का इलेक्ट्रॉन विभव ज़्यादा है, और जिस धातु का इलेक्ट्रॉन विभव ज़्यादा होता है वो धातु कम क्रियाशील होती है।
उस धातु के मुकाबले जिसका इलेक्ट्रॉन विभव कम हो, या विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ऊपर होती है ना वे ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। तो हम यहाँ दूसरा कारण भी लिख सकते हैं। दूसरा कारण हम लिख सकते हैं कि सोडियम का मानक इलेक्ट्रॉन विभव पोटेशियम से अधिक होता है। यहाँ लिख देते हैं तथा एक और कारण दे रहे, सोडियम का मानक इलेक्ट्रॉन विभव यानी E0 कॉमा पोटेशियम से क्या होता है, अधिक, पोटेशियम से अधिक होता है। और पोटेशियम से अधिक होगा तो ये तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम नीचे रखा हुआ होगा, और सोडियम यदि विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे रखा हुआ तो इसका मतलब सोडियम कम क्रियाशील है पोटेशियम के मुकाबले। तो यहाँ से भी आप जवाब दे सकते हो, इलेक्ट्रॉन विभव के हिसाब से जवाब दे दो, आयनन विभव के हिसाब से जवाब दे दो, साइज के हिसाब से जवाब दे दो, आपकी मर्जी है। जल्दी से पोज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन बेटे लिख लिया, ठीक है। चलो छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। यदि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ना भाई, आप पहले पूरे यूनिट को, पूरी एकक को, पूरी इकाई को पढ़ लो, पूरे चैप्टर को पढ़ लो, पहले समझ लो उसे, और समझने के बाद उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन करो। स्पेशली एनसीईआरटी के तो कर ही लो। तो ऐसा करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे टॉपिक मजबूत हो जाते हैं बहुत, फिर गलती होने के चांस कम रहते हैं। और जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, नीट और जेईई, उसमें से तो एनसीईआरटी में से ही, केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी की आती है मोस्टली, ठीक है। तो इसलिए किसी भी यूनिट को आप पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी के उदाहरण, यदि पाठ्य निहित प्रश्न हैं उस यूनिट में तो वो, और अभ्यास प्रश्न ये जरूर करने चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 6 है, निम्न के संदर्भ में क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना कीजिए। निम्न के संदर्भ में, निम्न के संदर्भ में क्षार धातु, निम्न के संदर्भ में क्षार धातु व क्षारीय मृदा धातुओं, क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना कीजिए। अब किसके संदर्भ में करनी है देखते हैं, यहीं से कर दूं स्टार्ट। चलो आंसर में ही लिख दूंगा मैं क्या क्या दे रखा उन्होंने। नहीं, आंसर नहीं लिखना चाहिए, पहले क्या क्या चीजें हैं किसके संदर्भ में करनी है साथ के साथ लिख देंगे। सबसे पहला दे रखा है इन्होंने आयनन विभव, आयनन विभव कह दो या आयनन एंथैल्पी कह दो या आयनन ऊर्जा कह दो, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी। ये तो हमें आयनन विभव की तुलना करनी है, आयनन विभव के आधार पर तुलना करनी है क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु की। तो मैं आपको बताता हूं कि यदि आपके पास क्षार धातु हैं और क्षार धातुओं की आप आयोनाइजेशन एनर्जी यानी आयनन विभव की तुलना कर रहे हैं, 1 की करूं, प्रथम आयनन विभव, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, और यहां लिखूं क्षारीय, क्षारीय मृदा धातुओं की आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी चाहिए, ठीक है। तो यदि इनका कंपैरिजन करोगे ना आप, तो आपको पता चलेगा कि भाई किसी आवर्त में जब देखोगे इस तरह आवर्त में, तो आपको पता है कि ये पहले वर्ग के हैं, दूसरे वर्ग के, तो इनका साइज बड़ा है, इनका साइज छोटा है, क्योंकि इधर को जाने से साइज घटता है। और जब इनका साइज बड़ा है
तो इनके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा चाहिए और इनके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, क्योंकि इनका साइज छोटा हो गया। और साइज छोटा हो गया तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक आ गया। इसका मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ मजबूत होगी, और मजबूत होगी तो उसके निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, इसे निकालने के लिए कम ऊर्जा चाहिए। तो लो हो गया तुलनात्मक अध्ययन लो, ये छोटा वैल्यू होगा इसके मुकाबले। यानी क्षार धातुओं की जो आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कह दो या फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो कम होगा क्षारीय मृदा धातुओं के मुकाबले। ठीक है, कारण मैंने आपको बता दिया, साइज। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि कारण ये है, लो इनका साइज तो होता है बड़ा तुलनात्मक रूप से दोनों के, और इनका साइज होता है छोटा। इनका साइज कैसा होता है? छोटा। फर्स्ट ग्रुप के मुकाबले सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनका साइज क्या होता है? छोटा होता है। तो एक तो आयनन विभव के संदर्भ में तुलना करनी थी, एक इन्होंने बी दिया है, नंबर ए दिया था, ये ए, नंबर बी इन्होंने दिया है ऑक्साइड की क्षारकता, ऑक्साइड्स की क्षारकता। क्षारकता तो इन्हें कहना नहीं चाहिए, कह दिया तो ठीक है, चलो कह रहे तो इन्हें कहना चाहिए क्षारीय प्रबलता या बेसिक स्ट्रेंथ। तो आपको पता है कि क्षार धातु इन्हें इसलिए कहते हैं फर्स्ट ग्रुप वालों के, क्योंकि इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, और सेकंड ग्रुप वालों को भी क्षारीय मृदा धातु कहते हैं कि क्योंकि इनके ऑक्साइड भी क्षारीय होते हैं। पर दोनों की क्षारीय प्रबलता दोनों में से किसकी ज़्यादा है? तो ध्यान रखना आप इस बात को कि जो क्षार धातु है ना, क्षार धातु, क्षार धातुओं की, मैं ऐसे लिख देता हूं, क्षारीय प्रबलता। क्षार धातुओं की क्षारीय प्रबलता अधिक होती है क्षारीय मृदा धातुओं की क्षारीय प्रबलता से। क्षारीय मृदा धातुओं की क्षारीय प्रबलता से। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्षार धातुओं की क्षारीय प्रबलता ज़्यादा होती है क्योंकि इनका साइज बड़ा है ना, इनके ऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम, इनके ऑक्साइड की। ठीक है, तो क्षार धातुओं की क्षारीय प्रबलता, ऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखना इस चीज़ के। तो चलो एक चीज़ इसमें चेंज कर लो, कभी फिर बाद में आप कुछ गलती करो लिखने में, आपको समझ में ही ना आए। ऐसे लिख देता हूँ, क्षार धातुओं के ऑक्साइड, ऑक्साइड्स की क्षारीय प्रबलता, और यहाँ भी लिखो के ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स की क्षारीय प्रबलता इनकी ज़्यादा होगी क्योंकि साइज बड़ा है इनका, इनके परमाणुओं का साइज बड़ा है। ठीक है, अच्छा नंबर सी, एक इन्होंने कहा हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ना, हाइड्रोक्साइड्स की विलेयता का भी तुलना करो कि किन के हाइड्रोक्साइड पानी में ज़्यादा घुलेंगे। ये बात तो हमने कल भी पढ़ी थी एग्जाम्पल्स में, किन के हाइड्रोक्साइड ज़्यादा घुलेंगे पानी में, क्षार धातुओं के या क्षारीय मृदा धातुओं के। तो मैं लिखूँगा क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, ये ज़्यादा घुलनशील होंगे पानी में। कल मैं आपको पढ़ा रहा था कि ऊपर से नीचे जाने पर घुलनशीलता क्या होती है, बढ़ती है हाइड्रोक्साइड की। तो इनका साइज बड़ा है ना, तो इसलिए ये ज़्यादा घुलनशील होंगे और ये कम घुलनशील होंगे। ध्यान रखना, जल्दी से हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे पोज करके लिखेंगे, अब पोज करके लिखेंगे जल्दी से।
लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में ज़रूर आया होगा। कितने क्वेश्चन डिस्कस किए हमने? 6 क्वेश्चन डिस्कस करिए एक्सरसाइज के। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, देखते हैं कल कितने क्वेश्चन होंगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ना है। वीडियो की स्पीड जितनी आपको अच्छी लगती है उसके अकॉर्डिंग रखनी है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर। थोड़ा काम करो, थोड़ी पढ़ाई करो, पर डेली पढ़ो। डेली पढ़ने की आदत होनी चाहिए, हैंड रिटन नोट्स बनाने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।